तोता फिर न मिलेगा ये मौका पकड़ के लगा ले गोता फिर न मिलेगा ये मौका। जिस दिन हमें पता लगा जी इनको एयरपोर्ट में ऐसे बातें किसान लोग जाएंगे, हमारे दिल में एक उमंग से खुशी की लहर दौड़ गई कि पहली बार हम हवाई जहाज में बैठेंगे। एक बार तो हवाई जहाज देख के लगा होगा कैसे बैठे ना भाई, देख बहुत तो लगे ही है जब पहली बार कोई चीज में बैठो। 23 मार्च 2018 अधिसूचना जारी हुई थी एयरपोर्ट की, लेकिन जिस टाइम हमने बहुत बड़ा वो देखा, एयरपोर्ट की बिल्डिंग देखी और जब जहाज में बैठे तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमने नु कह दी हमें पैसा भी ना चाहिए, हम फ्री जमीन दे देंगे विधायक जी को। जमीन तो देने की प्रतिज्ञा ही मैंने सल्पाज खा लेनी है पर जमीन नहीं देनी। संतुष्टि तो ये है, पहली बार जिंदगी में मुख्यमंत्री जी मिले। किसी ने जय श्री राम के नारे लगाए, किसी ने अल्लाह का नाम लिया, सब बड़े खुशी खुशी वहाँ पहुँच गए। आज हम लोग उस उड़ान की तरफ हैं जो उड़ान हमें इस प्रदेश की 25 करोड़ आवाम की खुशहाली की तरफ ले जाती है। जब भी इतिहास लिखा जाए, जेवर के किसानों को सर्वोपरि रखा जाए। भारत के नक्शे पर एक छोटा सा गांव जेवर, जिसका नाम कुछ समय पहले तक बहुत ज़्यादा लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन उस गांव ने एक सपना देखा और वो सपना आज हकीकत की उड़ान भर चुका है। जेवर के नाम से ही समझ चुके होंगे आप कि ये बात एयरपोर्ट की हो रही है। गौतम बुद्ध नगर ज़िले का एक छोटा सा गांव, उसके जद में आने वाले हज़ारों गांव और कस्बे जो आज उस एयरपोर्ट के सपने को साकार होता हुआ देख रहे हैं, उसकी नींव यहीं से पड़ी है। जिन लोगों को आप इस वक्त तस्वीर में देख रहे हैं, उनका खून पसीना, मेहनत, परंपरा और गाँव की ज़मीनें, खेती की ज़मीनें, उनसे शुरू होकर ये सपना साकार हुआ और आज एशिया का सबसे बड़ा, दुनिया का चौथे नंबर का सबसे बड़ा और जाहिर है भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के रूप में साकार है और कामयाबी की उड़ानें भरनी शुरू हो चुकी हैं। ये रास्ता शुरू कैसे हुआ, चुनौतियाँ कितनी आईं और आज जिस एयरपोर्ट की ज़मीन पर खड़े होकर हम ये बात कर रहे हैं आपसे, वहाँ विकास कितना है और उसके लिए परंपराओं को कितनी कुर्बानी देनी पड़ी, क्या लोग खुश हैं, विकास की इस उड़ान में उनके सपने कहाँ पर हैं, आज इन सब की बात करेंगे। हम इस वक्त रबुपुरा गांव में मौजूद हैं और यहाँ जो लोगों को आप देख रहे हैं, इन्हीं की मेहनत से और यहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोगों के प्रयासों के बाद आपने उस हवाई जहाज़ को 15 जून 2026 को उड़ान भरते हुए देखा, जिसका सपना 2016-17 में देखा गया था। तो पहले आज से शुरुआत करते हैं, फिर आपको बैकग्राउंड में भी लेकर चलेंगे। और सबसे पहले आम लोगों के पास सबसे पहला सवाल ये आता है कि जब कोई एयरपोर्ट बनता है तो ज़मीनें ली जाती हैं और ज़मीनें ली जाती हैं तो पहला जो चिंता होती है कि मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ज़मीन छोड़ें या नहीं छोड़ें, ये कश्मकश आपको थी? मैं जो 6 गांव विस्थापन करे हमारे विधायक जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, तो हमारी ज़मीन 35 बीघा गई ही। हम जब हमारे विधायक जी आए हैं, हमने नु कह दी हमें पैसा भी ना चाहिए, हम फ्री ज़मीन दे देंगे विधायक जी को। हमारे विकास के नाम पर आपने, विकास के लिए हमारे विधायक जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाया, सबसे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनवाया। पर विधायक जी ने इतना ख्याल रखा कि पैसा तो मिले तो जो मिला उससे सुकून हुआ। हमें विधायक जी ले गए लखनऊ, तो हमें हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज में बैठाए हम। क्या बात है। तो हम मुख्यमंत्री जी के पास गए, मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से खाना भी बढ़िया खिलाया और मुख्यमंत्री जी ने जो एयरपोर्ट बहुत इंटरनेशनल बनवाया है और मुस्लिम समाज की, हमने कह दी सारी वोट मुस्लिम समाज की, सारी वोट मिलेंगी आपको। क्या बात है। सारी वोट मुस्लिम समाज की। हमारी विधायक जी की इतनी मेहनत है, घर घर में जाकर सहमति ली है हमने। विधायक जी की कह दी, धीरेन्द्र विधायक कह दी हमने जो फ्री में जमीन दे देंगे। हमारे धीरेन्द्र विधायक की इतनी मेहनती, हमारी ये दुआ और है, हमारे धीरेन्द्र विधायक जी मंत्री जी बन जा, हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बन जा। क्या बात है, बिल्कुल बनेंगे जहाँ से हवाई जहाज उड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया खुश करके भेजे हम, बहुत बच्चे की शिक्षा, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े वो रोजगार बड़े अच्छे दे रहे हैं। कहीं फिल्म सिटी है, कहीं कुछ है, बहुत अच्छा रोजगार मिलेगा। ये बताइए, आपकी पहली हवाई उड़ान थी? पहली हवाई उड़ान है हमारी 15 तारीख में। हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज में हम बैठाए मुख्यमंत्री जी ने, हमारे विधायक जी ने। हमारी ये दुआ है कि आपके विधायक जी हमारे 2 लाख वोटों से जीतेंगे, मुख्यमंत्री भी, मैं मुस्लिम समाज सारी वोट देगा।
देखिए, लोग तो कह ही रहे हैं कि जो ये हवाई जहाज़ है चुनाव की आधारशिला रख रहा है, वो उसका आगाज़ आपने कर ही दिया है। आपसे मैं पूछूं, जब आप हवाई जहाज़ में बैठे, पहला अनुभव कैसा था? वो हवाई जहाज में बैठे हैं, वो बड़े डर लगा कि कैसे बैठते हैं, सीट डर नहीं बेल्ट लगा, कैसे वो बांधनी है? हमारे विधायक जी ने बहुत नाश्ते करवाए हमारे, अच्छे अच्छे नाश्ते। कभी जूस क्या- पिया क्या रहे खाया हैं, था? कभी जूस पिया रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी मैंने को मजा खड़ा कर दिया हमारे विधायक जी ने। पर ऐसे मुख्यमंत्री जी ने मैं खुश करके भेजे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा। बाबा से बात हुई? बाबा से बात हुई, बाबा को हम हज कर आए, हज यात्रा की आशीर्वाद भी देखाए हम। अरे वाह। हमसे बाबा से कह दिए हम आप 2 लाख ना 10 लाख वोटों से जीतेंगे। विधायक जी हमारे, मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायक जी मंत्री जी बनेंगे, अल्लाह से दुआ हमारी, और मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी बनेंगे। क्या नाम है आपका? जफर नेता, हाजी जफर नेता, नंगला छीतर, आरा करोनी। क्या बात है, ये जो आवाज़ आपने सुनी है, इस आवाज़ में बहुत सारे इशारे हैं। यूपी के वोट कहाँ जा रहे हैं, और जो बीजेपी को लेकर कयास रहते हैं, आशंकाएं रहती हैं कि मुसलमानों का वोट नहीं मिलता, आपने तो आज आगाज़ कर दिया। एक्चुअली मुस्लिम समाज बीजेपी से बड़े खुश हैं, विधायक जी से बहुत राजी हैं, हमारे मुख्यमंत्री से बड़े खुश हैं, विधायक जी से तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। जाहिर बात है, आम आदमी को क्या चाहिए? उसको विकास चाहिए, और अगर उसकी ज़मीन विकास के नाम पर ली जा रही है तो उसका पर्याप्त मुआवजा चाहिए। आज जो सपना हम साकार होते हुए देख रहे हैं, देश और दुनिया साकार होते हुए देख रही है, ये सपना 2017 में देखा गया था, और 2026 तक ये उड़ान भरी ना गई होती अगर इसके पीछे एक नाम ना होता। आज हम आपको MLA धीरेन्द्र सिंह जी से मिलवा रहे हैं। नमस्कार। 2017 में जब ये सपना देखा था तो जाहिर है आपके पास बीजेपी आई होगी, ज़मीनें भी लेनी है, किसानों को मनाना है। उस वक्त लगा था कि हम 2026 में आज ये बात कर रहे होंगे? देखिए, जिस दिन मैं विधायक बना, मेरा तो सपना था कि यह क्षेत्र दुनिया में जाना जाए। 1997 में हम जिला बुलंदशहर का पार्ट थे, 97 में ये जिला बना। बुलंदशहर में भी ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, और जब जिला बना उस वक्त भी यहाँ आने के लिए हरियाणा होकर आना पड़ता था। यहाँ के बच्चे नौकरी करने के लिए गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और अन्य जगह पर जाते थे, अन्य प्रांतों में। तो मेरा तो ख्वाब यही था कि यहाँ एक ऐसा साधन बने, और उसी को देखते हुए मैंने विधानमंडल दल की पहली बैठक जब हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, तो उसी दिन ये मुद्दा रखा था कि मेरा परिचय जेवर है और मैं उस जेवर से आता हूँ जहाँ अपार संभावनाएं। तो वहाँ मैंने सारा खाका समझाया मुख्यमंत्री जी को कि वहाँ अगर एयरपोर्ट बनेगा तो किस तरीके से हम उत्तर प्रदेश के विकास को गति दे सकते हैं। आइडिया आप ही ने उगाया है ये? पहली ही बैठक में ये बात उठाई गई थी, और वो जब खाका समझाया सारा विकास का तो समझ में आई ये बात मुख्यमंत्री जी के लिए, और उसी दिन से इसकी आधारशिला रख गई थी। फिर समय आया, किसान जमीन नहीं दे रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं वार्ता की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में, क्योंकि स्वाभाविक है जहाँ हजारों सालों से व्यक्ति रहता है उसे लगाव होता है अपने गांव से, अपने जमीनों से। लेकिन खेती का रकबा कम होता जा रहा है, बच्चे खेती नहीं करना चाहते, इसलिए ज़रूरी था कि कोई ऐसा माध्यम आए जिससे हर घर में खुशहाली आ सके। इसी सोच के साथ हम आगे बढ़े। यहाँ मुआवजा 1800 रुपये मीटर था, मुख्यमंत्री जी ने पहले फेस में 500 रुपये इजाफा किया, 2300 हो गया। दूसरे फेस के लिए 800 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर इजाफा किया, तो वो हो गया 3100। और बाद में तीसरे और चौथे फेज में तो कमाल ही कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, एक साथ 1200 रुपये स्क्वायर मीटर का इजाफा किया। तो जब यहाँ ज़मीनें कुल 800 रुपये मीटर में ली जाती थी प्राधिकरणों द्वारा, वहाँ 1200 रुपये की एक साथ वृद्धि होना अपने आप में एक ऐसी घटना थी इस देश की कि कहीं इतना बड़ा इजाफा नहीं हुआ होगा। 2018 में एक समय ऐसा आया कि कुछ किसान ज़मीनें देने से मना करने लगे, खबरें जाने लगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो मुझे सत्र छोड़कर आना पड़ा। बीच में मैंने समझाया किसानों को, और उसके बाद एक रास्ता बना, और आज हम उस स्टेज पे आ गए कि जो सपना हमारा था उस पहली उड़ान से हमारे किसान भाई जो अन्नदाता रहे और ज़मीनें अपनी इस प्रदेश के विकास के लिए दी, तो वो लोग इस फ्लाइट से गए। और मैंने तो हर घटना को, हर किसान को बड़ा नज़दीक से जाना है, उसकी क्या व्यथा थी, किस तरीके से उसे भूमि के प्रति एक आस्था थी, क्योंकि ज़मीन हमारी माँ भी होती है और हमारे संस्कृति और जीवन यापन का एक ज़रिया भी होती है। तो उस समय मैंने वो द्वंद्व भी देखा, और
एयरपोर्ट बनने तक की कहानी जितना मैंने नज़दीक से देखी है उतना मैं समझता हूँ कोई और समझ नहीं पाएगा इस चीज़ को। आप लैंड एक्विजिशन के समय से रहे साथ में, एक तरफ सरकार को कन्विंस करना कि मुआवजे की जो राशि है वो बढ़ाई जाए, दूसरी तरफ किसानों को कन्विंस करना कि तुम विकास के नाम पर ये बलिदान दो, कौन सा वाला फ्रंट ज़्यादा मुश्किल था? ये बड़ा द्वंद्व था मेरे सामने, क्योंकि सन 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसके लिए हमने बड़ा संघर्ष किया 2010-11 में भट्टा पारसौल से। ये चंद्रभान मलिक बैठे हुए हैं प्रधान भट्टा पारसौल के। तो जब इसकी बात आई विकास की तो द्वंद्व मेरे दिमाग में था कि किसानों के अधिकार कैसे सुरक्षित रह पाएंगे नए भूमि अधिग्रहण कानून में। तो एक तरफ विकास और एक तरफ किसानों के अधिकार, उस द्वंद्व के लिए मुझे 2-3 दिन मनन करना पड़ा। फिर मैंने सोचा कि चलिए आज हमें रेट कम लग रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर हम प्रोजेक्ट को रोक लेते हैं एयरपोर्ट को तो रेट भी बढ़ेंगे ज़मीनों के, और अगर हमने यहाँ चूक कर दी तो ये प्रोजेक्ट हरियाणा, राजस्थान या देश के किसी अन्य प्रांत में जा सकता है। तो मुझे फिर ये लगा कि जो मुझे करना चाहिए वो पहले विकास को यहाँ रोकना चाहिए। रेट की चर्चा हम समय समय पर बाद में कर लेंगे। तो इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ा, और जब मन से कोई प्रयास किया जाए तो मैं समझता हूँ कि सफलता मिलती है। और जब हम 15 जून को पहली बार फ्लाइट से उड़े तो एक अजीब उत्साह किसानों के चेहरे पर था, गर्व के भाव थे। मुख्यमंत्री ने बहुत धन्यवाद किया किसानों का, क्योंकि इन लोगों ने इस राष्ट्र और प्रदेश के विकास के लिए अपनी ज़मीन दी थी, कम मुआवजा मिलने के बाद भी। तो आज हम लोग उस उड़ान की तरफ हैं जो उड़ान हमें इस प्रदेश की 25 करोड़ आवाम की खुशहाली की तरफ ले जाती है। आज हम उत्तर भारत के लिए एक ऐसा डेस्टिनेशन बन चुके हैं जहां असंख्य लोगों को मौके मिलेंगे, और आज हम विकसित भारत के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने की दिशा में जेवर से उड़ान भर रहे हैं। तो ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात। 120 किसानों को, महिलाओं को लेकर जब ये फ्लाइट उड़ी थी तो उसका भी एक अपना अनुभव था। बहुत सारे लोग ऐसे थे, मेरा ख्याल है ज़्यादातर ऐसे थे जिनकी वो पहली उड़ान रही होगी। आप गए थे फ्लाइट में? हाँ जी, हम फ्लाइट में भी गए थे। मैं इस एयरपोर्ट की पूरी कहानी बताता हूँ आपको। मेरी उम्र करीब 72 साल है। मेरा नाम है हंसराज सिंह, गाँव जहाँपुर, जहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है। जी, गाँव जहाँपुर पे ये 5-6 2-3 गाँव में हुई है, वहीं भी एयरपोर्ट बन रहा है। तो जब हम 17 से पहले जो सरकारें थी, 17 से पहले जो यूपी का जो माल था, हमारे क्षेत्र का जो माल था, हमारे जीवन में ना तो कोई रास्ता हो, ना पानी, ना सड़क, ना बिजली, कुछ भी नहीं था। क्यों हमने ये अनुभव किया, हमने महसूस किया, हमें पता है कैसा था जेवर। लेकिन जिस टाइम सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की बनी, हमारे माननीय एक लोकप्रिय, मैं तो उनको बुद्धिजीवी कहता हूँ। क्यों? इनमें इतना बुद्धि है, इनमें इतना दिमाग है कि अच्छे अच्छे अधिकारी को, अच्छे अच्छे मंत्री को, मुख्यमंत्री को अपनी बातों से इतना प्रभावित कर देते हैं। आप लोगों को भी तो कन्विंस किया। इतना प्रभावित कर देते हैं कि इनकी बात को कोई भी आदमी टाल नहीं सकता है। उसी प्रकार जिस टाइम एयरपोर्ट की बात आई 23 मार्च 2018 को अधिसूचना जारी हुई थी एयरपोर्ट की। तो जब एयरपोर्ट माननीय विधायक जी ने बताई दिया कि उन्होंने सबसे पहले जब विधानसभा स्टार्ट हुई, पहला क्वेश्चन जो पुटअप किया था उन्होंने ये किया था अपने एयरपोर्ट का, क्योंकि उनको पता थी कि भाई एयरपोर्ट अगर यहाँ से चला गया, कोई तो कह राजस्थान ले जा रहा, कोई कहने जा रहा, कोई कहने जा रहे। लेकिन इन्होंने वहाँ पुटअप कर दिया। अब आई ज़मीन की बात। विधायक हमने जो ज़मीन जो अपनी दी, हमने उसकी कीमत नहीं समझी, क्या हमारा रेट है, क्या मिल रहा। हमने महत्वपूर्ण दिया विकास को, क्योंकि जेवर में अगर आज हम ज़मीन अपनी नहीं देते हैं तो जेवर को कोई नहीं पूछेगा, जो पहले था उसे और डाउन चला जाएगा। और दूसरी बात यह कि माननीय विधायक जी, मुख्यमंत्री जी से माननीय विधायक जी ने कम से कम 5-7 बार बुलाए भी है, और हमने मुख्यमंत्री को एक विश्वास था उनके ऊपर। हमें माननीय सबसे ज़्यादा विश्वास जो था हमारे विधायक जी पे था, क्यों ये इन्होंने जो हमसे वादा किया था, जो भाई ऐसे तब बात है, भाई ज़मीन दो, एयरपोर्ट बन जाएगा। तो हमने इनके साथ पूरी मेहनत करी, और यहाँ की जो जनता 6 गांव जो थे पहले। अच्छा, आपको मनाने आए होंगे कि भाई ज़मीन देनी है? ना, कोई मनाने नहीं आया। विधायक जी और हमने विधायक जी, सबने, पूरे क्षेत्र के लोगों ने विधायक जी की बात सबने मिलकर बनाया, और विधायक जी के कहने पर बनाया। ज़मीन हमने दी विधायक के। फिर भी ज़मीन माँ होती है, एक बार तो दुख होता है कि ज़मीन देनी पड़ रही है। जिस टाइम उस दिन 15 जून को हम लखनऊ गए थे, तो हम जब गए अब एयरपोर्ट पर, तो हाँ, हमने जब हम पुरानी जो याद थी हमारी, जहाँ हम रहते थे कि भाई हमारा बरगद को पेड़ हो, यहाँ हमारा नल हो, यहाँ हमारा बैठक थी,
यहाँ बैठ के हम बैठे रहे, बात करे रहे, तो हमें पुरानी याद आ गई। हमें हमारे आंखों में आंसू थे उस टाइम पर। हम बताएं, आगे बता रहे बात। लेकिन जिस टाइम हमने बहुत बड़ा वो देखा, एयरपोर्ट की बिल्डिंग देखी, और जब जहाज़ में बैठे तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्योंकि हमारे 172 जो किसान गए थे वो टोटल किसान थे जिनकी पहले फीसद ज़मीन गई थी। उन बेचारों ने जहाज़ को उड़ते हुए देखा था, उड़ते हुए, बैठने की तो सोच ही नहीं होगी। मतलब सोच ही नहीं था, उड़ते हुए देखा था, न कि ज़मीन पर भी ना देखा था। लेकिन उस दिन वो लोग, माननीय विधायक जी की मेहनत और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद। कैसा लगा फ्लाइट में जब बैठे? बहुत ही बढ़िया लगा। मतलब पहली बार हम बैठे, हमें तो डर लग रहा कि जहाज़ में बैठे कैसे, कि इतना भी थोड़ा डर सब लगा। लेकिन जब हम बैठ गए, सब लोग बैठ के गए, वहाँ जाने के बाद मुख्यमंत्री जी के यहाँ मुख्यमंत्री जी को हमने धन्यवाद दिया। हमने कि मुख्यमंत्री जी, आपने एक रिकॉर्ड, दुनिया में कितने अधिग्रहण हुए हैं, एयरपोर्ट बने, कोई भी चीज़ बनी है, एक पहला अधिग्रहण है जिसमें किसान को इतनी इज्जत दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय विधायक जी ने। देखिए, विकास के नाम पर जब अधिग्रहण किए जाते हैं उसके बीच में बहुत सारे संघर्षों की कहानियां होती हैं, कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं, और उन नाराज़गियों को दूर करके आज हम कह सकते हैं अंत भला तो सब भला, ये कहावत है। लेकिन ये जेवर का नया प्रारंभ है, जिसके बाद मैं ही नहीं, जो भी इंसान अगर इंटरनेशनली भी बैठा इस वीडियो को देख रहा है और जेवर का नाम सुन रहा है, तो वो आज जानता है कि ये यूपी की एक वो जगह है जिसने एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुनिया को दिया है। विकास की एक कीमत भी होती है। आपकी भी ज़मीन गई जी, कभी दुख हुआ? दुख हुआ, लेकिन जिस समय हमारी ज़मीन गई थी और परम आदरणीय विधायक जी ने बताया कि ये जो जेवर है, इसको मैं सही जेवरात पहनाने के लिए जा रहा हूँ, इसमें तुम्हारी भूमिका बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने, परम आदरणीय विधायक जी ने, दिन में हमारे गांव में इतना बुरा रास्ता था, 2-2 चक्कर लगाए, लोगों को समझाया, कीचड़ में इनके पैर जूते ऐसे सन जाते थे कि जैसे ये ही खुद खेत कर आए हों। मैंने अपनी आंखों से देखा है। लगता है कि कोई अपने बीच का आदमी है जो हमें सही बात बता रहा है। बिल्कुल। तो सारी चीज़ जब इन्होंने समझाई तो हम ये समझ रहे थे कि सब ये वैसे ही कह देते हैं, लेकिन जो परम आदरणीय विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार जो सारी चीज़ें बताई हैं वो पूरी करके भी दिखाई हैं उन्होंने। और लास्ट में जब हमारे ये 50-50 मीटर के प्लाट थे, तो विधायक जी की सोच ये पहुंची कि देखो ये किसान लोग हैं, 50 मीटर में क्या कर पाएंगे। तो इन्होंने ही मुख्यमंत्री जी से जिरह करके, खुशामद करके और हम लोगों की बात को समझा, और जितने में हम रहते थे उसका 50% भूखंड दिलाने का काम ही हमारे परम आदरणीय विधायक जी का है। नहीं तो कितनी ज़मीन गई? मेरी ज़मीन, हम 3 भाई थे, हम 30 बीघे गई है। मेरी 10 बीघे ज़मीन थी, हम 3 भाई थे, 30 बीघे ज़मीन गई। मुआवजा ठीक मिला है? मुआवजा उस समय का जो मिला था 2093 मैंने 10 बीघे पहले ले रखी थी ज़मीन, और 4 के रेट में 40 बीघे ज़मीन और ली। दूसरे फेज में? नहीं जी, तभी मैंने सबसे पहले मैंने ज़मीन ली थी। हमारे वालिद साहब का कहना था कि ज़मीन से सब पहले ज़मीन। आज मेरी की कीमत जो है वो 20 लाख रुपए बीघे है, तो कितना बढ़ा हुआ है। घर वाले तैयार थे? कहीं से कोई? बिल्कुल, विधायक जी के कहते ही कोई आदमी तैयार नहीं था पूरे गांव के अंदर, नंगला, छीतर, शरीफ खां के अंदर कोई तैयार नहीं था। अगर इनके अलावा कोई भी विधायक या मंत्री, सॉरी मैं नहीं कहना चाहूँगा, कोई भी आ जाता, कोई आदमी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं था। जिस प्रकार इन्होंने मेहनत की है, दिन में तो दिन में, रात में मेहनत की है सहमति लेने के लिए। मेरा नाम अबरार खान है। तो जो बात अबरार भाई ने कही है उसके बाद हमें ये समझ में आता है, ठाकुर साहब, आपके लिए ये तो अचीवमेंट जाहिर है बहुत बड़ी है, अगले साल चुनाव है, चुनौती भी उतनी ही बड़ी है, क्योंकि अब ये लग रहा है कि हाँ यहीं से चुनाव का रास्ता निकलेगा। उसके लिए कितनी तैयारी है? देखिए, विषय चुनाव नहीं है, हम लोग जनसेवा करने के लिए राजनीति में आए, और चूंकि मैंने ही जन्म लिया तो ये मेरा फर्ज है कि इस मिट्टी का कर्ज चुकाऊं। वही काम मैंने पिछले 9 साल में लिया है। मेरे लिए राजनीति इतनी मायने नहीं रखती जितना मायने रखता है लोगों की खुशहाली, और मुझे कोई चिंता चुनाव की रहती नहीं है, क्योंकि मैं लोगों के बीच में ही रहता हूं, और इस क्षेत्र की तरक्की के लिए इतनी सारी योजनाएं लाई गई हैं, और हमेशा एक भूख रहती है कि और लोगों के विकास के लिए योजनाएं लाई जाएं।
तो चुनाव की चिंता तो वो लोग करते हैं जो जनता से दूर रहते हैं या जिन लोगों ने काम ना किया हो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति पिछले 9 साल में मैंने किसी के साथ बदतमीजी की हो या उसके प्रति समर्पण का भाव ना रहा हो। आप जिस ये क्षेत्र में हैं, हिंदू मुसलमान आबादी दोनों है और बीजेपी के लिए कहा जाता है कि मुसलमान दूरी बनाए रखते हैं, पर यहाँ हम दूसरी तस्वीर देख रहे हैं। इसमें मेहनत करनी पड़ती है। मुस्लिमों के कई ऐसे गांव हैं, अगर वहाँ 2000 वोट पड़ रहे हैं तो उसमें से 1900 वोट मुझे मिलता है। क्या बात है। तो ये देखिए, एक जनप्रतिनिधि का फर्ज होता है। आज मैं विधायक हूँ तो मैं सबका विधायक हूँ और मेरा काम भी यही है कि मैं जो भी जातियाँ हैं समाज की या जो भी धर्म है, मैं उन्हें एक मंच पर इकट्ठा रखूं और इस राष्ट्र के विकास के लिए काम करूं, क्योंकि सभी लोग मिलकर ही तो विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं। अगर मेरे ऊपर लोगों का विश्वास समाप्त हो जाए तो फिर मैं किस चीज़ का विधायक हूँ। इसलिए जिन लोगों ने मुझे वोट भी नहीं दिया था, 51% वोट मुझे मिला था, तो मैं तो 49% का भी विधायक हूँ ना। तो मुझे इस भाव से काम करना है कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो भी मुझे अपना विधायक समझें। तो चुनाव की ये कोई बात नहीं है, एक क्षेत्र का डेवलपमेंट था और भी यहाँ बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं। फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, सेमीकंडक्टर पार्क, जो फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी है उसने कार्य आरंभ कर दिया है। तो ये उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर इकाई जेवर क्षेत्र में लग रही है। यहाँ कुबोटा जापान की कंपनी आ रही है, सेल कंपनी है अपना संयंत्र स्थापित कर रही है, जापानी सिटी का यहाँ प्लान है, कोरियन सिटी। तो आने वाले समय में एयरपोर्ट के आसपास जो औद्योगिक विकास हो रहा है वो निश्चित तौर से स्थानीय लोगों के साथ साथ इस प्रदेश के असंख्य नौजवानों के रोजगार का माध्यम बनेगा। आया तो दिल्ली एनसीआर आसपास के लोगों को जेवर की ज़मीन में भी दिलचस्पी हुई, फिर यहाँ हाई राइज आने शुरू हुए, बिल्डर्स आने शुरू हुए, अब ज़मीन जो है वो आसमान छू रही है यहाँ के जो रेट हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा फिर से चुनाव पर आती हूँ, पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी से बीजेपी को थोड़ा डेंट लगा और थोड़ी सीटें कम हुई। अब विधानसभा चुनाव की बारी है, कहीं वो जो लोकसभा का लॉस था वो आपको उत्तर प्रदेश में रिफ्लेक्ट होता तो नहीं नजर आ रहा है? देखिए, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में लोगों की सोच अलग होती है। जहाँ तक हम अपनी बेल्ट की बात करें तो लोकसभा के चुनाव में भी यहाँ इजाफा हुआ था और विधानसभा के चुनाव में भी पिछली बार मैं 2017 में 23,000 वोट से जीता था, दूसरे चुनाव में मैं 60,000 वोट से जीता। और हम लोग जो है हार जीत के लिए ये काम नहीं करते विकास के। हमारा मकसद है कि हमने जिस लाइन पर आज जेवर और इस क्षेत्र को डाल दिया है उससे इसे आगे जाना, और यही एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है। सही बात है। और इसीलिए जैसा कि धीरेन्द्र जी बता भी रहे हैं कि 2 लगातार चुनावों में दूसरी बार मार्जिन बढ़ा, तीसरे की चुनौती अगले साल तैयार है, लेकिन अगर आप लोगों के बीच में रहते हैं तो आत्मविश्वास ज़रूर बढ़ता है। जेवर जिसने नाम से अपनी नियति तय कर ली थी कि एक दिन दुनिया का जेवर बनना है, वो आज हम होते हुए देख रहे हैं। आप में से और कोई जो फ्लाइट में बैठा था, गया था? आप गए थे? पहली बार गए थे? पहली बार गए। कैसा अनुभव था? एक बार जरा तफसील से बताइएगा कि पहले तो हवाई जहाज देखा, फिर चढ़े, कुछ डर था? आदरणीय हमारे प्रिय विधायक जी, चाचा जी और क्षेत्रीय समस्त जनता, बड़े बूढ़े, जिस दिन हमें पता लगा जी इनको एयरपोर्ट में ऐसे बात है किसान लोग जाएंगे, हमारे दिल में एक उमंग से खुशी की लहर दौड़ गई कि पहली बार हम हवाई जहाज में बैठेंगे। ये आइडिया किसका था? आइडिया हमारे विधायक जी ने करा। जो किसान गए उसकी मैं बताऊंगा। जिस टाइम हम घर से तैयार होकर गए, एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से जब पहली ये पता लगी कि किसान ही जा रहे पहली उड़ान में, तो और हमारे क्षेत्र के जो हमारे 6 गाँव किसान गए, तो और दिल में उत्साहित ये हुआ कि हमारे किसान भाई पहली बार जा रहे हैं। और उसमें भी हमारे प्रिय विधायक जी बैठे थे मौजूद, स्वयं देख के बड़ी खुशी हुई हमें। वहाँ से उड़ान भरी, किसी ने जय श्री राम के नारे लगाए, किसी ने अल्लाह का नाम लिया, सब बड़े खुशी खुशी वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँच गए, महाराज योगी जी सब मिले, दुआ सलाम हुई, सबने बड़ा हमारा स्वागत हुआ आवाज़ी है। वहाँ जाके हमारे जो विधायक जी हैं, इनने जो मांगने की वो मांगी जो हमारे क्षेत्र में नहीं थी। अस्पताल नहीं थी, योगी जी ने एक बात कही, जो मैं कहता हूँ उसे करता हूँ। हमें अस्पताल दी, यूनिवर्सिटी नहीं थी। एक हमारी बहन थी, उसने वो अलीगढ़ से MBBS करके डॉक्टर बनी है, तो अलीगढ़ काफ़ी दूर पड़ता है हमारे क्षेत्र से, नवेड़ा भी काफ़ी दूर था। अब तो चलो रोड बहुत अच्छी सुविधा विधायक जी की दे। तो नोएडा जेवर की तरफ देख रहा है?
उनने यूनिवर्सिटी की भी यहाँ करी है हमारे जो महाराज योगी जी ने। तो हमें तो ये खुशी हुई है कि हमारे विधायक जी हमारे लिए वहाँ तक भी लड़े हैं, तो इससे बड़ी और खुशी हमें क्या होगी। एयरपोर्ट सिर्फ एक नाम जरूर है, जाहिर है सबसे बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन उसके साथ बहुत चीज़ें आई। जिस टाइम गांव इसका जो एयरपोर्ट की ज़मीन का जो चर्चा चली, तो उसमें हर को जो बाबा जयवीर है हमारे ताऊ जी, उनने यही कही थी सल्फास खा लेंगे, हकीकत ज़मीन ना देंगे। ये हम भी अपने पिताजी से कहते ज़मीन मत दो, रेट बढ़ेंगे। जब हमारे विधायक जी, प्रिय विधायक जी क्षेत्र के, ये गांव गए, इन्हें देख के नहीं किसी ने भी मना नहीं करा। आज ताऊ जयवीर सिंह ने बहुत अच्छी बात कही, विधानसभा में योगी जी के सामने भी कही। तो वहाँ पे मीटिंग थी, एक हमारी एजेंसी थी, वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे थे, बुजुर्ग, बाबा जयवीर भी मौजूद है, मेरे पिताजी भी है, राज बब्बर सिंह आए, वहाँ हल्के मोटे नेता वो धरना दे गए एयरपोर्ट ना बने। हमारे पिताजी गए, क्योंकि वे कहने लगे नेताजी राज बब्बर सिंह भाई ज़मीन क्यों दे रहे हो, फ्री में ले रहे। मेरे पिताजी ने ये कही, उमर मोहम्मद प्रधान जी है मौजूद, कि मैं अपनी ज़मीन फ्री में दूंगा, मुझे विकास चाहिए, मुझे विकास चाहिए, मुझे नहीं, मेरे बच्चा ने आस पड़ोस 100 किलोमीटर दूर का रोजगार मिल रहा है। बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा सब हमारे आज ये काम करने को आ रहे। इंजीनियर तो बाहर के, या ये कि जो मान लो मजदूर आदमी 1000 रुपये 800 रुपये की मजदूरी है, तो इससे हमें बड़ी खुशी हो गई। हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री, दुनिया भर की फैक्ट्री चिप्स की चिप वाली है, वो और आ रही है, तो हमें तो रोज़गार मिलेगा, हमारे बच्चे ने, आने वाली पीढ़ी को रोज़गार की बाहर चल रही है। कितनी उम्मीद है हकीकत में कि जो विकास है उसमें रोजगार में जेवर की और आसपास के गाँव की भागीदारी रहेगी? देखो जी, भागीदारी तो हम जहाँ तक भी कहेंगे जी अपने विधायक जी से कहेंगे, और हमें उम्मीद है जब हमारे घर में फैक्ट्री लगी, एयरपोर्ट बनेगा, तो हमें मिलेगा और किससे मिलेगा, और अपने विधायक जी से कहेंगे जी, हम किससे कहेंगे जाके। बिल्कुल सही बात है। देखिए बार बार वही बात हो रही है कि एयरपोर्ट तो आ गया, लेकिन सेमीकंडक्टर चिप दुनिया भर की जिसको ज़रूरत है, जिसके रेयर अर्थ मटेरियल लोग ढूंढ रहे हैं, उसकी पहली फैक्ट्री भारत में यूपी में लगाई जा रही है। जेवर की जो ज़मीनें हैं वहाँ को देखने के लिए दिल्ली, एनसीआर और आसपास के लोग अब कोशिश करके भी ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हैं कि आसपास घर बना लें, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर आ गया है। लेकिन अब एक सवाल ये भी है कि जो आसपास के लोग जिन्होंने ज़मीनें दी, आने वाली पीढ़ी के पास जाहिर है अब खेत नहीं रहे, रोज़गार का जो मौका है वो सीधे इनके हाथ तक कितना आएगा? विधायक जी, इसकी कितनी व्यवस्था की गई है कि जो रोज़गार यहाँ बढ़ रहा है उसमें गाँव वालों की भागीदारी रहे? देखिए, यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री लग रही है, 70% महिलाओं की उसमें भागीदारी होगी स्थानीय। और मैं तो ये अपील करूँगा नौजवानों से कि उन्हें स्किल्ड हो जाना चाहिए, जो भी इंडस्ट्री यहाँ आ रही है। एक डिग्री कॉलेज हमने यहाँ आरंभ कराया, उसमें हमने इसीलिए कोर्स जो रखे हैं बच्चों के लिए, सिविल एविएशन, फैशन डिज़ाइनिंग और फिल्म मेकिंग, तो इस तरीके के कोर्स रखे हैं जिस तरीके की इंडस्ट्रीज़ यहाँ आने वाली हैं। फिल्म सिटी भी बगल में है, बिल्कुल यहीं की ज़मीन में जहाँ आप इंटरव्यू कर रही हैं। तो आने वाले समय में अभी तो शुरुआत है इंडस्ट्री लगने की, अभी ये कहना कि रोज़गार मिल गया वो जल्दबाजी होगी, लेकिन आने वाले समय में 5 साल में मुझे नहीं लगता कि किसी भी घर में कोई बच्चा बेरोज़गार होगा। अब जो रोज़गारों का अप्रत्यक्ष सृजन हुआ है, वो लोग बिल्डिंग मटेरियल दे रहे हैं, लोग एयरपोर्ट में काम के ज़रिए अपने वाहन लगा रहे हैं, और लोगों ने बहुत सारे मतलब ऐसे धंधे कर लिए हैं जिससे उन्हें आमदनी के ज़रिया बढ़ गए। जितने भी एयरपोर्ट के आसपास के कस्बे या गांव हैं, वहाँ की मार्केट में एक साथ इजाफा हुआ है, अर्थव्यवस्था बढ़ी है, क्योंकि बाहर के लोग आकर जो फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं उनकी लेबर ख़रीदारी करती है, तो यहाँ की इकोनॉमी भी बूस्ट कर रही है धीरे धीरे। कुछ महिलाएं घरों से खाना पैक करके फैक्ट्रियों को भिजवाने लगी हैं, उन्हें अलग से रोज़गार मिल गया। तो आने वाला समय इस क्षेत्र के लोगों के रोज़गार का ही नहीं, वरन उत्तर भारत के असंख्य लोगों के लिए एक माध्यम है जेवर, जो ऐसे रोज़गारों का सृजन करेगा जहां हर स्किल्ड अनस्किल्ड व्यक्ति अपने जीवन यापन का जरिया बना सकता है। ये बड़ा अच्छा एक विजन है कि अगर आप एयरपोर्ट के विकास के साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्किल आपको चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं भी है तो अनस्किल्ड जो जॉब्स हैं, जैसे ये भी एक स्किल है कि महिलाएं खाना बनाकर फैक्ट्री तक भेज रही हैं, उसने रोज़गार दिया है। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो अपने हिसाब से रोज़गार का हिस्सा बन रहे हैं, और अगर उससे आगे बढ़ना है तो पढ़ाई लिखाई भी करनी पड़ेगी। आप गए थे फ्लाइट में, कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा रहा जी। हाँ, मांगे रखी कुछ बाबा के सामने? हमारी मांग वहाँ रखने की क्या जरूरत है, हमारे विधायक जी पूरी मांग करने हैं। अच्छा, कुछ लिस्ट लेकर गए थे क्या ठाकुर साहब?
ये तो एयरपोर्ट तो मिल गया, फिर वो होता है थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, चलिए 4 चीजें और मांगी जाए। देखिए, अपने लोगों के लिए तो हमेशा जनप्रतिनिधि को भूख रहती है, तो वो मेरे अंदर भी है। मैंने हेल्थ के विषय में ध्यान आकृष्ट कराया अपने मुखिया का कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्षेत्र विकसित कर रहे हैं, लेकिन वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हेल्थ फैसिलिटी भी तो होनी चाहिए। वहाँ बाहर के लोग उतरेंगे, अगर उन्हें मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत है तो हम क्या सुविधा उन्हें नोएडा देंगे? दूसरा, मैंने कहा कि मेरे यहाँ बहुत सारी खेल प्रतिभाएं हैं। अभी प्रवीण कुमार ने पैरा ओलंपिक में कई पदक हासिल किए, उसे पद्मश्री भी मिला राष्ट्रपति द्वारा। मैंने उदाहरण दिया कि मेरे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो विषम परिस्थितियों में भी राष्ट्र में इस क्षेत्र का नाम कर रहे हैं। तो आपको जो है ये सारी चीज़ें वहाँ व्यवस्था करनी चाहिए, और उन्होंने उसे स्वीकार करते हुए घोषणा भी की। और मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें लगा हुआ हूँ, आने वाले समय में जेवर के आसपास एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज के साथ हम जिम्स तो है आपके पास? नहीं, जिम से भी बेहतर हम जो एम्स की तर्ज पे बनवाना चाह रहे हैं, और हमारी एम्स से भी बात चल रही है। हम उन्हें भूमि निःशुल्क देने का ऑफर कल ही दे चुके हैं। उनके डायरेक्टर से हमारी शीघ्र मीटिंग होने जा रही है। हम चाह रहे हैं कि जेवर के साथ साथ हम एनसीआर क्षेत्र के लिए एक ऐसा एम्स यहाँ स्थापित करें जो दिल्ली पे अनावश्यक बर्डन है और दूर दूर के लोग वहाँ आते हैं, उन्हें हम जेवर से इलाज दे सकें। एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की भी घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने। एक डिग्री कॉलेज को आरंभ कराने की, महिला डिग्री कॉलेज को घोषणा की है। तो ये हेल्थ, एजुकेशन और स्पोर्ट्स, 3 चीज़ों की सौगात इस विजिट में उन्होंने जेवर को दी है, जो शीघ्र पूरी होगी। तो हो सकता है आने वाले समय में जहां से एयरपोर्ट की उड़ान हुई है वहां एक नया एम्स खड़ा हो, जैसा विधायक जी कह रहे हैं, उसकी भी शुरुआत इशारे के तौर पर कर दी गई है। प्रस्ताव चल रहा है और मीटिंग्स होनी है। महिलाओं की भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है अगर गांव का समग्र विकास होना है। आप में से कौन कौन हवाई जहाज़ में बैठी? कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। तैयारी की थी, क्या कपड़े पहन के जाऊंगी, कैसे जाऊंगी? बच्चों से पूछा कि कैसे चढ़ते हैं, क्या क्या करना होगा? पहले पूछा तो होगा। नहीं पूछा? कुछ नहीं पूछा। कुछ भी नहीं पूछा ना। तो जब पहली बार घुसी फ्लाइट में डर लगा? नहीं नहीं लगा। अच्छा, नई साड़ी खरीदी कि नहीं? हाँ खरीदी थी? हाँ वही पहन के गई हूँ। हाँ जब बैठी तब कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सीट बेल्ट लगाई खुद से कि किसी ने लगा के दी? ना, आप ही लगा ली। आप ही लगा ली? हाँ, अरे वाह, बेल्ट आप ही लगा ली और आराम से बैठे खूब। आराम से बैठे। क्या याद है हवाई जहाज में? 1 घंटे का लगभग सफर रहा होगा। हाँ, कुछ याद है हवाई जहाज में उस दौरान क्या रहा? क्या खाया, क्या पिया? सैंडविच। इधर से आई है आवाज, इसका मतलब आप भी गई थी। आपने भी साड़ी तो नहीं खरीदी होगी? हाँ जी। और खुशी इतनी तो खरीदते तो आती, पहली फ्लाइट थी? पैरी पे आती। तो घर में बच्चों से पूछा क्या करना है, एयरपोर्ट जाना है, कैसे बैठना? नहीं, अपने पति से पूछी। पति से पूछा? पति की भी तो पहली रही होगी। न वो न गए, वो नहीं गए? अच्छा, आपको ले गए? आप मुझे ही ले गए। तो जब अपने नाम का आपने बोर्डिंग पास देखा होगा हाँ। उसमें, क्या नाम है आपका? मेरा बबली देवी। बबली देवी। सच सच बताइए, एक बार तो हवाई जहाज देख के लगा होगा कैसे बैठे? ना भाई, देख बहुत तो लगे ही है। जब पहली बार कोई चीज में बैठो या गाड़ी में बैठो या गाय में बैठो तो पहली पोत तो लगे ही है। फिर कुछ ना हो, फिर तो अच्छा लगो खूब। फिर योगी जी से मिले? जाते गए, गाते बजाते गए? क्या गाया था? गाना गाया। क्या गाया था? कौन सा गाया? याद है किसी को? कुछ याद है तो सुना दीजिए। चलिए, क्या गाया था हवाई जहाज में? सीताराम सीताराम बोल तोता, फिर न मिलेगा ये मौका। आगा पकारे के लगा ले गोता, फिर न मिलेगा ये मौका। राम का नाम लेते हुए फ्लाइट तक का सफर इन्होंने पूरा किया। आप भी गई थी? कैसा रहा? बढ़िया रहा। योगी जी से मिले? हाँ जी, हम तो हाँ उनके पास ही कान्हा जी देकर आया? हाँ, स्वागत करो खूब उनको। कुछ सवाल था मन में, कुछ पूछा उनसे? नहीं, हमारे तो विधायक जी कहेंगे, इनसे ही पूछेंगे जो भी कुछ पूछेंगे। हाँ, उन्होंने न कह दी तुम खाली पुरस्कार दे दे, खूब स्वागत करो उनको और स्वागत करके और नमस्कार करके आशीर्वाद दिया। क्या नाम है आपका? राजवती। आपका क्या नाम है? बबली देवी। बबली जी, ये बताइए कि एक तो हुआ हवाई जहाज है, गांव कैसे बदल गया है? अब पहले कैसा था और अभी कैसा है? कितना बदलाव दिखता है? पहले तो ऐसो ही हो जैसो हुए करें काम, पहले रास्ता ऐसे खराब हाँ। कि चक्कर ज्यादा रहते,
अब तो तो खेतन ना है तो काम भी नहीं है। ना जी, अब तो ठलुआ का तई सवेरे ते शाम तक खड़ते रहो बैठते रहो। भैंस होती खेती में जाते तो एक दिन भी निकालना भारी है जाता, हाँ समय ना मिलता एक दिन को, नहीं मिलता था। इतना काम हो। रिश्तेदारी में वही अब टाइम कोई ना काम है। ना है हमारे पास में, अब कोई काम ना है। तो अब क्या सोचा है, अब कैसे काटेंगे पूरा दिन? रोज रोज तो हवाई जहाज उड़ेंगे नहीं। सोंगे बैठेंगे डोलेंगे जब समय कटेगा। बच्चे कुछ कर जाएं ये मन में है। बच्चे बच्चे को कुछ काम मिल जाए, अपनों खाते कमाते रहे तो अच्छा लगेगा। और मिलेगा। अब देखो हमारे हैं विधायक जी कर रहे हैं कोशिश, इनके ऊपर है हमारे तो भरोसा। अच्छा, यूपी को लेके पहले एक डर भी लोगों में होता था कि लूटपाट बहुत होती है, महिलाएं नहीं निकल सकती, वो माहौल कुछ बदलाव है? बाबा की सरकार आएगी जब तक कोई डर ना है। कहीं बहन बेटी कहीं सो कहीं डोलो, कोई डर ना है। यूपी के गांव देहात में जब लोग आमतौर पर बाहर निकलते थे, कुछ साल पहले तक ये होता था कि महिलाएं बच्चियां खास तौर पर वो नहीं निकलती थी, लेकिन यहाँ खुद महिलाएं कह रही हैं कि बाबा की सरकार है। आपको कभी अभी ऐसा लगता है कि दिन में शाम में निकलते हुए सोचना हम छुट्टे डोले हर जगह जब तो हम छुट्टे डोले? हाँ खूब आराम था, खूब खुशी खुशी डोले, कोई डर नहीं, कोई बहन नहीं है। और घर में बेटियां हो जा सकती हैं। हाँ जा सकती हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकती हैं बाहर। पहले डर लगता था? हाँ पहले डर लगता था। पहले लगता था। गांव का माहौल भी बदला है। आप ये बताइए, आपका कैसा रहा अनुभव जब गांव को बदलते हुए आप देख रहे हैं? पहले कुछ नहीं था जी, अब खेत तो थे बहुत। पहले। हाँ खेती अपने करते थे, अपने पशु वशु रखते थे जिन पर थोड़ी खेती थी। जी। अब तो सब ईश्वर ने मौज कर दी जी, जितनी ज़मीन गई थी उतनी ज़मीन भी ले दी है, मकान दुकान भी अच्छा बना दिया है, बच्चे भी पढ़ लिख गए। अब बच्चे हम पे तो काम होता नहीं, अब बच्चे ही करते हैं, अपने संभाल रहे हैं, रोजगार यहीं कहीं मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ खुश हैं? खुश हैं सर, खुश हैं सर। सब खुश हैं। हाँ जी, तो अभी आपने इनसे सुनी ताऊ जयवीर सिंह की कहानी, जिन्होंने कहा ज़मीन नहीं दूंगा सल्फास खा लूँगा। अब हम उन्हीं ताऊ जयवीर सिंह से आपको मिलवाते हैं। आप बड़े खिलाफ थे शुरू में कि ज़मीन नहीं देंगे। हाँ भैया जमीन तो देने की प्रतिज्ञा ही मैंने सल्पाज खा लेनी है पर जमीन नहीं देनी। ऐसा सोचा था? हाँ और खा तो अच्छा। अब जब बाबा योगी के यहाँ भैया से मैंने माफ़ी मांगी, भैया हरण की माला मत ले जाओ, इनसे विनती करी 3 दिन, भैया नहीं माने। जहाज की इतनो बड़ो भय हो कि वाजना रात को 2 बजे तक आंख ना लगी। देख पर को पेड़ है, शिव जी भगवान को वास है, एक शब्द झूठ नहीं बोलूँगो। मैं कुत्ता ना हूँ, जैसे कुत्तान को वीडियो मेरे फ़ोन पे आ रहा है, अगर वो नाम बता दें तो अगर मैं राजपूत हूँ, अगर उनके घर ना पहुँचूँ वो और नहीं वो कुत्ता के जाम है, वो नाम क्यों ना बता मैं। भाई दिमाग खराब ना होए, दिमाग खराब मत करो। अभी तो ठीक है सब। भैयन के ढोर आया हूँ, कांग्रेस से जुड़ा हूँ, आज तक अपने लालच की बात कही हो तो भैया बता दे। नहीं सही बात है। अगर आप एसडीएम विचारधारा अभय के साथ सिंह ने बैठे हैं। ये कही कि चाचा तेरी पेंसिल करवाऊंगा, मैंने सरकार के लिए कुछ नहीं करो, मैंने तो अपने 3 बालकन के लिए करो। सर तुमने कह दी मेरी पेंसिल है, मैं सरकार को बोझ धर के नहीं जाऊंगा। ईश्वर के ढोर है, कोटा में अगर कोई भी मट्टी के तेल के अलावा कोई चीज आई हो जयवीर के घर, आयुष्मान कार्ड में 3 मर्दन को तो बीमार हूँ, मैंने आयुष्मान कार्ड नहीं बनवायो। तेने कमायो तो बालकन को, और सरकार के बोझ धर के भगवान के यहाँ जाएगो, और वह आदमी के लिए लालछन लगे तो वह कितना दुख है। मेरा दिमाग काम ना कर रहा आज बेटा। अभी भी संतुष्टि है? अब सब ठीक है नहीं है? देखो संतुष्टि तो ये है, पहली बार जिंदगी में मुख्यमंत्री जी मिले। ये भी बड़ी बात। भैया जी थे तो मैं कांग्रेस से जुड़ो, क्यों कि पूरे जीवन अंड बंडन की वोट लगाई। जब मैंने अखबार पढ़ो कि रघुपुरा के धीरेन्द्र सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार, मैं बीजेपी का आदमी सदा से। हाँ मैंने कही भाई रघुपुरा मैंने जब तक देखो नहीं हो ना। मैंने भैया आपका ठाकुर ठाड़े है रे, और भाई आपका तो मरती बार भैया की वोट लगाऊंगा। अच्छा। वाइस संकल्प कर लियो हो, और जब भैया के भवन में आयो तो मैंने जीवन को संकल्प कर लियो हो, मैंने पूरे जीवन भैया से जुड़ो रहूंगा। और अगर मेरी औलाद मेरे अंश से हुई तो औलाद भी भैया से बाहर नहीं जाएगी।
देखिए, इनकी बात से मुझे लग रहा है आसान तो नहीं था आपका काम। नहीं, मैंने आपको बताया, ये तो इन लोगों का त्याग है। कोई मुझसे मेरा घर मांगने लगे तो मुझे बड़ा दर्द होगा, और सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, लेकिन जिस जगह हमने जन्म लिया, जिस जमीन पे हमने अन्न उगाया, किसान की दिनचर्या होती है सुबह उठ के सबसे पहले अपने खेतों पे जाता है, देखता है क्या क्या दिक्कत है, क्या मुझे करना है जिससे अच्छी फसल हो। फिर कुदरत की मार पड़ती है, हाथ पे सर रख लेता है। तो बहुत सारी विषम परिस्थितियों में मैं भी, किसानों ने अपनी ज़िंदगी को जिया, लेकिन अन्नदाता कहलाए, और एक सुकून की ज़िंदगी होती है किसान की, आपदाओं के बाद भी। और जहाँ विस्थापन की बात हो, गांव उठने हों, वहाँ तो आदमी के ऊपर बहुत वज़न पड़ता है। तो ये कोई आसान काम नहीं था। ये तो प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, उनका चेहरा, उनके ऊपर लोगों का अटूट विश्वास, और फिर घर घर जाकर लोगों को समझाना, तब एक रास्ता बना। मुझे नहीं लगता इतना बड़ा अधिग्रहण कहीं देश में इस प्रकार का हुआ हो, जहां लोग खुद आगे आए हों विकास के लिए। तो इस त्याग को किसानों के और इस बलिदान को हमेशा याद रखा जाना चाहिए, और जब भी इतिहास लिखा जाए, जेवर के किसानों को सर्वोपरि रखा जाए, क्योंकि एक ऐसा प्रोजेक्ट ये लाएं जो इस देश के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ठाकुर साहब, एक बात जहाँ तक मैं जान रही हूँ, 6 गांव का पूरा हो गया अधिग्रहण, 13 का सेकंड फेज में है, और कुल मिलाकर 20 गांव जाने हैं। जो लोग बाहर खबरों को पढ़ते हैं या टीवी पर देखते हैं, उनको लगता है कि पूरा का पूरा गांव जाता है। ये थोड़ा क्लियर कीजिए कि गांव के लोग रह जाते हैं, कुछ खेती की ज़मीन जाती है, या कुछ गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से नहीं है। पहले फेज में जो गांव गए थे वो तकरीबन 6 गांव थे, छोटे बड़े। लेकिन रनहेरा की ज़मीन भी एयरपोर्ट में गई, रनहेरा विस्थापित नहीं हुआ, वो सेकंड फेज में होगा। पारोही की ज़मीन गई, लेकिन गांव विस्थापित नहीं हुआ, वो सेकंड फेज में होगा। तो जो भी प्लान होता है एयरपोर्ट का, जो उसकी परिधि में आ गए, तो उन गांवों का तो विस्थापन करना लाजमी होता है। लेकिन कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं चूँकि रकबा बड़े होते हैं, जैसे अब यहाँ का रकबा रबूपुरा का 52,000 बीघे, तो इसकी सीमाएं किलोमीटरों तक फैली हुई हैं, और हमें प्रोजेक्ट लगाना है मान लो 10 हेक्टर में, तो बाकी तो किसी का विस्थापन होगा नहीं, जहाँ उसकी लोकेशन है उन्हीं लोगों का विस्थापन होता है। सेकंड और थर्ड फेज में मिला के छोटे बड़े 20-25 गांव इसमें चले जाएंगे। जब हम कहते हैं गांव चले जाएंगे, तो कुछ जो रिहायशी इलाका है वो रह जाता है? नहीं, रिहायशी इलाका तो जब पूरा गांव ही जा रहे हैं इसके, तो गांव सेकंड फेज में रनहेरा जाएगा, पारोही जाएगा, और आपका खाजपुर हो गया, नीम का हो गया, कुरैब हो गया, करौली के 2 मजरे हो गए, नगला हुकम सिंह, नगला भटौना। तो इस तरीके से गांव के गांव जाएंगे, क्योंकि वो प्लान के अंतर्गत आ गए हैं। उनके लिए फिर जगह चिन्हित की जाती है, उन्हें कहाँ बसाया जाएगा, तो वो जगह भी चिन्हित हो गई है। हमारा प्रयास है उन्हें बेहतरीन लोकेशन पर बसाया जाए। पुराने विस्थापन में जो कमियां रह गई थी वो सेकंड और थर्ड फेज में ना हो, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे पहले फेज में जो पशुवाड़े का हम इंतज़ाम नहीं कर पाए, क्योंकि मुख्य तो कारोबार पशुपालन होता है। एक कमी पहले फेज में रह गई थी, किसी गांव में दर्जी भी होते हैं, छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग होते हैं, और एजुकेशनल जो है चलाने वाले शिक्षा के केंद्र होते हैं, छोटे छोटे ट्यूटर होते हैं। उनके लिए कोई हमने व्यवस्था नहीं की थी पहले फेज में, क्योंकि बड़ा अधिग्रहण था, नया भूमि अधिग्रहण कानून था। अब सेकंड फेज में हमने कोई बड़ा स्कूल भी अगर उस परिधि में आया, तो हम उसे स्कूल के लिए उतनी ज़मीन छोड़ेंगे। जो कारीगर हैं या और जो दर्जी थे, कुम्हार थे, बर्तन बनाने वाले, या छोटे मोटे व्यापार करने वाले लोग थे दुकानों के माध्यम से, उनका ख्याल। अब हम सेकंड फेज और थर्ड फेज में उन लोगों का जीवन यापन ना उजड़े, उन्हें भी ऐसी जगह बना कर देंगे जिससे हम और बेहतर उनके जीवन स्तर को उन्नत करके उन्हें जगह दे पाएं और उनका रोजगार बदस्तूर जारी रह सके। यही नए भूमि अधिग्रहण कानून की मूल भावना है कि हम जब भी विस्थापन करें, भूमि अधिग्रहण करें, तो जो आज स्तर है उस क्षेत्र का प्रभावित लोगों का,
उसे उन्नत करके और बेहतर करके हमें सुविधाएं देनी है, ये हमारा दायित्व होता है। देखिए, मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा, लैंड एक्विजिशन को आपने इतनी करीब से देखा है कि उसको पूरा बनाने में और उसको यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकने में पीएचडी हो गई आपकी पूरी। नहीं, मैं शुरू से, मेरी तो जो है राजनीति की शुरुआत ही आंदोलनों से हुई है और हम हमेशा किसानों के हक के लिए लड़े। एयरपोर्ट के मामले में जो द्वंद्व था मैंने वो भी आपको बताया, लेकिन उसमें विकास ने बाजी मारी। मुझे लगा अगर मेरे किसान भाइयों को थोड़ा नुकसान हो रहा है तो इससे एक बहुत बड़े क्षेत्र का फ़ायदा होगा, हमारी आने वाली जनरेशन का फ़ायदा होगा। इसीलिए मैंने इनके हाथ जोड़े कि हम चूँकि सोशल सामाजिक प्राणी हैं, हम अपने साथ साथ अगर अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य और प्रदेश के विकास को भी नज़र में रखेंगे तो हमारा जो है नज़रिया बड़ा होगा। और इनका ये जो त्याग है ना और जो भावना रही विकास के लिए, मुझे नहीं लगता कि जहाँ गोलियां चलती हों और जहाँ रक्त रंजित क्रांतियाँ हुई हों जिस क्षेत्र में, उसमें इतना बड़ा अधिग्रहण बिना किसी गोली चले, बिना किसी डंडे के, और आज एयरपोर्ट से हवाई जहाज की उड़ान जाने लगी। जब कार्गो उड़ान शुरू हुई वहाँ से अभी 17 तारीख को, तो मुझे अच्छा लगा कि पठानकोट की लीची चेन्नई जा रही थी, बेंगलोर से मारुति के पार्ट यहाँ आ रहे थे। आज सुबह मैं पढ़ रहा था कि किसी को तांबे की ज़रूरत थी अपनी इंडस्ट्री में, नोएडा के इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो 2.5 घंटे में उनकी आपूर्ति हो गई। वही पहले आपूर्ति 8 दिन में होती ट्रक से। बेशक खर्चा तो बढ़ा, लेकिन खर्चे के साथ साथ जो उन्हें उत्पादन करना है अपनी इंडस्ट्रीज़ का, उसमें उत्पादन में उनके में समय कम लगेगा। अच्छा उत्पादन लोग कर पाएंगे जब समय से उन्हें सामान मिलेगा, तो निश्चित तौर से उत्पादन वृद्धि होने के बाद यहाँ के इंडस्ट्रियल विकास में और तेजी आएगी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो स्पीड का मीडियम होता है वो हवाई जहाज़ होता है, लेकिन उसके लिए कितनी सारी ज़मीन ली जाती है, सैकड़ों हज़ारों एकड़ की ज़मीन। जेवर और आसपास के तकरीबन 20 गांव ऐसे हैं जो दे रहे हैं। ऐसे कहा जाता है कि नेताओं के जो वादे होते हैं उस पर यकीन नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ जितने लोगों से मैं बात कर रही हूँ वो तस्वीर थोड़ी सी अलग है। यहाँ लोग वादे पर ही यकीन करके चल रहे हैं। आपसे ये बताइए कि अब तो नाराज़गी दूर है, अब ये बताइए इनके वादे पर कितना यकीन है? भैया जी के पे जी भैया जी मैं बताऊं, अगर भैया जी विधायक ना होते तो या तो जमीन ना जाती, अगर जमीन जाती तो तू जयवीर से आज बात ना करती। ई देन ही विधायक की है। और देख यहाँ पंच बैठे हैं हर एक समाज के। भाई मैंने कोई योगी जी से झूठी बात कही? विकास योगी जी के और भैया के शासन में होयो, पहले कोई विकास होयो? अरे भैंस पामनते बन रही है और डंडा बाज रहा भैंस जा रही है। तुम भूल गए, अगर योगी तुम्हारे हाथ से खो गए हो तो हम तो जाने वाले हैं, जीवन में ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसा विधायक तुम्हें मिलेगा ना। अब आपकी आवाज बहुत बुलंद है, आप कहीं ना जाने वाले हैं, बैठिए आप आराम से। भैया 3 बीमारी से जूझ रहा हूँ और नहीं बिना माइक के आवाज ही मेरी। आवाज बुलंद है आपकी। और 15 साल है गए जी, लीवर खत्म है जी। अब आपसे मैं मुश्किल सवाल पूछती हूँ थोड़ा सा। ऐसे कहते हैं ना कि विधायक जी ने कह तो दिया, पता नहीं पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, डर था कहीं? बताऊं? और कोई सवाल है आपका? पहले तो ये बताइए। नहीं, दूसरा सवाल और बता दीजिए मुझे। पहले ये बताइए। इनका नाम पता है क्या है? बताइए आप। ठाकुर छोड़ो नाम, खड़ा हो जाओ। सब बैठ के कर रहे थे, इसलिए मैं बैठ के बात कर रहा था। जरा प्रोटोकॉल तोड़ना अच्छा नहीं लगता। सबको प्रणाम मेरा। बहन जी कह रही हैं क्या आपको विश्वास है, ये तो पूछा है आपने। हमारे यहाँ यथा नाम तथा गुण, जो नाम रखे जाते हैं बचपन में तभी उनके गुणों को देख करके रखे जाते हैं। इनका नाम बताया आपने धीरेंद्र जी हैं। धीर किसे कहते हैं? धी किसको कहते हैं? धी धैर्य रखने वाले को धी कहते हैं, बुद्धि को। और अगर इसमें रह जोड़ देंगे तो धीर हो जाएगा, धैर्यवान, है ना। इंद्र किसको कहते हैं? नहीं, देवता नहीं, इंद्र राजा के लिए भी आता है। हाँ, तो जो धैर्य और धीर का, मैंने बात मुख्यमंत्री जी से भी कहा था कि धैर्य के पर्यायवाची, जिस आदमी के पास में धैर्य हो है और बुद्धि हो, धी माने बुद्धि, धी माने बेटी के भी हैं, तो जिसके पास में बुद्धि हो और धैर्य हो, यथा नाम तथा गुण, वहाँ विश्वास शब्द और अविश्वास का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठा मेरे लाल। हाँ मेरी बच्ची कह दिया मतलब हो गया।
कहते भी बाद में हैं, पहले करते हैं। जैसे उस दिन गए थे, सबसे कहा था इन्होंने, मैं अभी का बता रहा हूँ, एक संस्मरण, भाई तुम कुछ मत मांगना, केवल आपको बोलना जिससे मैं बोलने के लिए कहा जाऊँ। अच्छा लगा बुरा लगा, एयरपोर्ट में सभी जानते हैं अच्छा लगता है ऊपर उड़ना, परंतु उससे भी अगली पीढ़ी को जिसने उड़ाने की तय कर ली हो, उठाने की तय कर ली हो, तो 2 चीज़ मांगी थी। सबको याद है जो गए थे, एक तो विद्यालय बंद पड़ा है, डिग्री कॉलेज, और एक अस्पताल। जीवन के लिए 2 चीज़ चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, है ना। अनुप्रास है तो जिसके अंदर अनुप्रास अलंकार भी समाहित है, एक क्रम में 2 चीज़ मांग सकता है, उसी को तो धीरंधर कहते हैं। और जहाँ और एक बात बताऊँ मैं तुम्हें, आज पुरानी बात, हिंदी पढ़ाते हैं आप? मैं तो बिना पढ़ा आदमी हूँ, मैं तो बिना पढ़ा आदमी मैं टीचर से रिटायर हूँ। हाँ। आज मुझे ऐसा लग रहा था, जब मैं प्रवेश किया था, सबको ले जा रहा हूँ जरा पुरानी तस्वीर पे, तो वहाँ पर ठाकुर साहब ताऊ जी बैठा करते थे, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि आज विधायक जी शायद अपने पिताजी की बाढ़ जो हो रहे हैं उधर से उठ के आएँ और हम सब उनका अभिवादन करें। तो इनके पिताजी भी हमेशा न्याय के साथ रहे थे, जहाँ कोई कमज़ोर था उसके साथ रहे थे हमेशा, है ना। और ख़ास तौर से मेरे गांव की एक बात थी, बेटी के पक्ष में, तो ये भी आज बेटी अगर कहीं प्रताड़ित होती है तो आज भी बेटी के साथ रहते हैं, तो ये बहुत बड़ा गुण होता है जो बेटी के साथ रहता है। धीमान ही तो रहेगा धी के साथ, धी बुद्धि को कहते हैं ना, बेटी को भी कहते हैं, तो धीमान ही धी के साथ रहेगा, समझे। हाँ, नहीं गुण गिनाने की आदत है, मैं तो शब्द का अर्थ बताया है, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर आप भूल रही हैं। बताइए, अपने गांव की जो तस्वीर बदली है उसके बारे में कुछ बताइए, कैसी लग रही है? की तस्वीर निकट भविष्य की बात करिए, अब तो एयरपोर्ट बन गया हुआ, उसके बाद में अब जो इन्होंने नई रूपरेखा घेरी है, शिक्षा पे जो बल दे रहा है, वो आदमी तो बताओ कैसे पीछे रह जाएगा क्षेत्र। और सुनो, इनको तो ऐसे समझो जैसे देसी घी का हलवा जब बनता है ना, तो बहुत दूर तक खुशबू जाती है, यहाँ तक ही नहीं, खैर तक की महंगाई भी आ गई और विकास भी हो गया है। तुम यहाँ की बात कर रही हो जेवर की, ये भूल जाओ, जेवर क्षेत्र नहीं, आगे आगे 100 किलोमीटर तक विकास हो गया है। आप जाकर तो देखो, उन लोगों से पूछ के तो देखो, जिस गरीब को, देखिए हम भी किसान के बेटा हैं, ज़रूरत में जब कोई ज़मीन बेचता है तो पहले 1000-2000 लाख बीघे का रेट था, आज वहाँ भी 25 लाख का है। तो माननीय धीरेन्द्र जी का ही तो है, वो प्रयास है, इनका ही तो प्रयास है, और किसने किया था। हम तो कभी जानते भी नहीं थे कि भाई ये रिपोर्ट बनेगा यहाँ पे। दुनिया नहीं जानती थी गांव के बारे में, अब देखिए आप पूरी दुनिया के मैप पर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार शास्त्री है, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। मैं छपा रहा था आपसे बात कि आप ज़्यादा उतना तो हम अनुप्रास अलंकार से समझ गए थे। मेरे सवाल ना पूछे जो मैं ना बता पाऊँ, तो शिक्षा जगत की बदनामी हो जाएगी उसमें। अब मैं कोई सवाल ही नहीं पूछूंगी आपसे। जी धन्यवाद। आप देखिए, मैं एक बात तो बता दूं समाज को, ये आपसे भी एक प्रेरणा जाती है, जहाँ बेटी आगे बढ़ती हैं, जैसे आप जैसी बेटी हों, वो भी बहुत कल्याण होता है। हाँ, बेटी को जो सम्मान करता है, जो बेटी को सम्मान करता है वो आगे पहुंचता है। इनका कारण भी ठाकुर साहब का, इस परिवार का बढ़ने का ही कारण ही है। मेरे गांव की बेटी बहुत त्राहित करी थी 1 साल तक पचोकरे में, पर सर्वविदित है, और इन्होंने ही फैसला करवाया था। उस लड़की की शादी हो गई दूसरी जगह, और आज वो लेक्चरर भी लगी है, वो विद्वान लड़की थी। देखिए, गांव का विकास लोग तस्वीरों में, खबरों में सिर्फ एयरपोर्ट के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ आकर लोगों से बात कर रहे हैं, ये ज़मीनी हकीकत है कि लोग खुश हैं। अभी तक किसी की कोई नाराज़गी हमने देखी नहीं है, जो नाराज़ थे वो मान चुके हैं। और उसके बाद सेमीकंडक्टर चिप, अस्पताल की आधारशिला, स्कूल की आधारशिला, एम्स को लाने की तैयारी, ये छोटी छोटी चीज़ें आज लग रही हैं, लेकिन इसके बाद जेवर की तस्वीर किस तरह से बदलेगी, जिसे इंटरनेशनली लोग अब एक शहर, एक सबसे बड़े एयरपोर्ट के शहर के तौर पर पहचानते हैं, किस तरह का विकास आएगा, उसकी तस्वीर कुछ यहाँ पर साफ हो रही है। फिर भी हम यहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे चलते चलते 2 सवाल और ले लेते हैं। ये बताइए कि पहले गांव, खेत, खलिहान, और अब आपको दिखती है एक फ़्लाइट उड़ती हुई, तो अभी कैसा लगता है? और आने जो आपके घर में बच्चे हैं उनको लेकर क्या लगता है, कितना हिस्सा बनेंगे वो इस विकास का? देखिए मैडम, जब विकास हो रहा है तो बच्चे तो उसका जाहिर सी बात है ज़रूर हिस्सा बनेंगे, और उन बच्चों के लिए यही विकास हो रहा है। उम्मीद है उनको इसमें भागीदारी मिलेगी? हाँ बिल्कुल भागीदारी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरकेश सिंह, गाँव मेरा रनेरा है। यही ज़मीन? जी ज़मीन चली गई। कोई दुख नहीं? नहीं मैडम, दुख तो ज़मीन का ज़रूर हुआ था, क्योंकि हम ज़मीन से जुड़े लोग हैं, दुख ज़रूर हुआ था। और बल्कि मेरे गांव ने तो जब सरकारी लोग ज़मीन के लिए आए थे, तो मेरा ऐसा गांव था जिसने सरकारी लोग सहमति के लिए आए थे, मेरे गांव ने असहमति दी थी। अच्छा। लिखित में। अच्छा। कि हम असहमत हैं, हम ज़मीन। लेकिन बाद में फिर
जब विधायक जी ने लोगों को समझाया तो सबकी समझ में आ गया और फिर ज़मीन की सहमति दे दी। कितना समय लगा और कैसे समझाया विधायक जी ने, ज़रा अंदर की कहानी बताइए। अंदर की कहानी तो ये है मैडम, जब किसानों को पूरी तरह से ये बताया गया कि इसके इतने लाभ हैं, अगर एयरपोर्ट बनता है तो आगे बहुत विकास होगा, तब धीरे धीरे सबकी समझ में आया और अब वो दिख भी रहा है। बिल्कुल, हम ही जब इस गांव में घुसे तो हमें लगा नहीं कि हम किसी गांव में घुस रहे हैं। नोएडा को मात दे रही हैं यहाँ की ज़मीनों के रेट्स। यहाँ की जो तस्वीर, जब आप प्रभुपुरा में ही घुसेंगे या आसपास के गांव में घुसेंगे तो आपको लगेगा कि तस्वीर अभी से बदलनी शुरू हुई है। कमर्शियल फ़्लाइट्स शुरू हो चुकी हैं, उड़ानें शुरू हो चुकी हैं और ये ज़मीन से जुड़े हुए लोग अब आसमान से जुड़े हैं। फिर चलते चलते एक बार आपके घर का जिक्र किया, बेटियों का जिक्र किया। आप थोड़ा अपना निजी जीवन के बारे में बताइए। ये सब भी आपका घर है। एक विधायक के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है सरकार, प्रशासन और आम लोगों के बीच में तालमेल बनाने की। उसके बीच में कहीं घर परिवार छूटता है? नहीं, निश्चित तौर से इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा मेरा क्षेत्र है, यही मेरे माँ बाप हैं और यही मेरे भाई बहन हैं। तो घर में तो मौका रात रात को ही घुसने का मिलता है। मेरा कमरा तो बाहर है घर के। अच्छा। कई दिन हो जाते हैं घर जाए हुए। तो जहाँ मकसद हो इस क्षेत्र की तरक्की और खुशहाली और लोगों की उन्नति, तो हमेशा चुनाव में आने से पहले भी, राजनीति में आने से पहले भी इस क्षेत्र का बड़ा स्नेह मेरे ऊपर रहा है और ये मेरे प्रति इनका सम्मान ही है, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों की अपनी ज़मीन, अपनी माँ और अपने जीवन यापन का ज़रिया सिर्फ मेरा चेहरा देखकर कुर्बान कर दी। तो बताइए, ऐसे लोग दुनिया में कहाँ मिलेंगे इस कलयुग में? कुछ तो बात होगी इस चेहरे में कि नेता के वादे पर यकीन कर रहे हैं सब लोग। मैं इनके लिए नेता नहीं हूँ ना, मैं तो इनका बेटा हूँ सबका। नेता तो आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। मेरा इनसे कोई वोट का नाता नहीं है। मैं विधायक रहूं ना रहूं तो भी इन्हीं के बीच में रह के इनकी खिदमत करनी है मुझे। तो ये जो विरासत मुझे मिली है, इन लोगों का जो स्नेह मुझे मिला है, यही मेरी ताकत है और इसी के बल पर मैं राजनीति तो नहीं, काजनीति करता हूँ। ये बिल्कुल सही बात है। हम एक जिक्र करेंगे, भट्टा पारसौल का जब आंदोलन हुआ था, दुनिया ने उसको भी देखा था। राहुल गांधी आप ही की बाइक पर बैठ के गए थे, उस वक्त भी मुखर थे। अब आप बीजेपी में हैं, तो निष्ठाएं बदलने से कुछ बदला जीवन में? नहीं, निष्ठाएं बदलने का कारण आज आप देख रही हैं कि जेवर से हवाई जहाज उड़ रहा है। मैं कांग्रेस में था तो उनके प्रति समर्पित था और उनके साथ रह के बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए। 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून उसी की परिणति है आंदोलन की। और जब कभी भी किसानों के खिलाफ कोई कानून आता था उसका हम विरोध करते थे। और आज हमने सरकार में रह के भी किसानों के विकास का ही रास्ता बनाया है। यद्यपि द्वंद्व रहा हृदय में कि हम इन मुद्दों पर किसानों को कहीं ठग तो नहीं रहे, लेकिन फिर जब मैं सोचता हूँ कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता तो फिर वो विकास ज़्यादा मायने रखता है। तो इसलिए विकास की पथ पर और उसकी डोर पर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन मकसद है इस क्षेत्र का विकास। इंडस्ट्री मेरी तो लग नहीं रही, ना मेरा कोई साझा है उनमें। यहाँ जो भी चीज़ आ रही है वो इस क्षेत्र के विकास के लिए तो आ रही है, इनके बच्चों के विकास के लिए आ रही है, इस प्रदेश के विकास के लिए आ रही है। एक बात तो आप मानेंगे, लेकिन इंटरनेशनली लोग अब धीरेन्द्र सिंह भाटी को जानते हैं। नहीं, मैंने कोरोना में बहुत लोगों की सेवाएं की थी। उस वक्त मुझे अवसर मिला सभी लोगों के संपर्क में आने का। और आज हम जेवर से जुड़े। जेवर विधानसभा जो कहीं अंधकार में विलीन थी 2017 से पहले, आज वो विश्व पटल पर दैदीप्यमान हुई है। तो यही तो मकसद होता है, यही तो मातृभूमि का कर्ज है जिसे हम चुका रहे हैं। इस इलाके को लोग जानें, यहाँ के लोगों का सम्मान करें। अगर हमने ये प्राप्त कर लिया तो समझिए हमने अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य हासिल कर लिया। 2017 से अब तक की कहानी हमने आपको बता दी। आखिरी सवाल विधायक जी, अग्नि परीक्षा तो अगले साल है और चाहे कोई कुछ भी कहे, डर तो रहता है। पहले तो टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जीतेंगे कि नहीं, उसकी तैयारी कैसी चल रही है? नहीं, ना कोई टिकट की चिंता रहती है, ना कोई हार जीत की। देखिए, वो अटल बिहारी जी ने कहा था, ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में। जिसका मकसद सिर्फ सेवा हो उसके लिए पद कोई मायने नहीं रखता। मैं विधायक रहूं ना रहूं, जनता मुझे चुने ना चुने, लेकिन मेरी ज़िंदगी का मकसद है समाज का उत्थान। जहां मैं पला बड़ा, उस मातृभूमि के प्रति जो मेरे कर्तव्य हैं उनका निर्वहन,
तो वो तो मैं बिना राजनीति में रहे भी कर सकता हूँ। आज मुझे मौका मिला विधायक बन के, तो मैं ज़्यादा योजनाएं इनके लिए ला पाया। जब मैं विपक्ष में था तो संघर्ष के माध्यम से इनके लिए योजनाएं लाता था। तो अगर आपका लक्ष्य सीधा हो और आपकी नज़र सिर्फ डेवलपमेंट हो तो कोई मायने पद नहीं रखता। जनता का स्नेह ही मेरा पद है और जनता का स्नेह ही मेरी राजनीति है। बिल्कुल, जो विधायक जी ने वाजपेयी जी की कविता पढ़ी, ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला, ये भी सही वो भी सही। अगर इस तरह से संघर्ष करे हर नेता, तो वह किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, अगर इलाके के लोगों को साथ लेकर चलता है तो जीत निश्चित होती है, भले ही उसमें पद साथ हो या ना हो। ज़मीन से जुड़े हुए ये लोग आज आसमान से जुड़े हुए हैं। और एक विडंबना ये भी है कि गाँव हो, किसी भी देश के किसी भी राज्य का गाँव हो, वहाँ से जो वर्तमान पीढ़ी है या आने वाली पीढ़ी है, वो अब गाँव में खेती तो नहीं कर रही, वो रोज़गार के नए अवसर ढूंढ रही है, वाइट कॉलर जॉब्स ढूंढ रही है और ये सोच रही है कि जिस जगह पर उनका घर है, क्या वहां से घर से बाहर निकलकर काम पर जाना सुरक्षित है या नहीं। इन तीनों पैरामीटर्स पर फिलहाल नोएडा के पास बसा जेवर और उसके आसपास के तमाम गांव कम से कम खरे उतरते हैं और उम्मीद करेंगे कि 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद भी एक बार फिर से धीरेन्द्र जी से मुलाकात हो, बड़ी भूमिका में हो और यहाँ के लोग वाकई उड़ान जब भर रही हो तो मन में कोई टीस ना हो, उसे देखकर खुश हों। मेरा ख्याल है सभी खुश हैं। मेरा नाम चंद्रभान मलिक, 26 जुलाई 1935 आपका जन्म। और तो भट्टा पार्सल का आंदोलन 2011 में हुआ। उस टाइम में अजीत की मायावती जी की सरकार थी और कोई सुनने वाला नहीं था। 4 लाख में 5 लाख में ज़मीनें अदल बदल हो रही थी हाँ उस ज़माने में। तो इन्होंने हमारे भट्टा पार्सल में हम लोगों को जागरूक किया कि कब तक लुटते रहोगे। मैं क्या बताइए कि आंदोलन में शरीक हुए। हम आंदोलन में शरीक हुए और आंदोलन उग्रता की तरफ चला गया। जो विरोध थे, हमारा विरोध था कि उग्रता नहीं जाना चाहिए, लेकिन उग्रता की तरफ गया। तभी ये अपने तमाम हिंदुस्तान और पूरे भारत की बात कह रहा हूँ मैं, ये जेवर क्षेत्र की बात नहीं कह रहा। तमाम हिंदुस्तान का लैंड एक्विजिशन एक्ट को मुग़ल साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के बाद अगर उसका संशोधन, उसको बढ़ाने वाला कोई शख्सियत है तो उसका नाम धीरेन्द्र है। और ये दायित्व तो इन गांवों का नहीं है, जेवर का। ये जेवर का तो इनके पहले से ही, जेवर तो वो क्षेत्र है जहां विकास का दरिया रहता है और हर जाति धर्म के वोटर का यहाँ सम्मान सुरक्षित रहता है। कौवे बोले जा रहे हैं, कोकलाए मौन है। कौवे बोले जा रहे हैं विपक्षी और कोकलाए मौन है। और विपक्षी पूछ रहे हैं धीरेन्द्र कौन है। धीरेन्द्र एक प्रेरणा है, चेतना है, शोध है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरह किसानों के लिए जलती हुई जोत है। चलिए, विधानसभा चुनाव साल भर बाद दूर है, हम तो कह चुके हैं, लैंड एक्विजिशन में पीएचडी कर चुके हैं। जेवर से जो विकास का दरिया बहा है वो आसपास के गांव और शहरों तक पहुंच रहा है और ये खबरें देश दुनिया तक भी पहुंच रही हैं। जेवर को अब किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो उड़ान भर रही है वो साथ में यहाँ के लोगों को लेकर आगे बढ़े, इसी उम्मीद के साथ फिलहाल हम विदा लेते हैं। नमस्कार।